एवरीवन, नमस्कार। मैं सुप्रिया आज आपके सामने एक बेघर कूली ने खड़ी की 22 लाख करोड़ की कंपनी, जी हाँ, उसकी स्टोरी लेके आए हैं। 1.5 करोड़ की बेल्ट, 40 लाख के बैग, 15 लाख के बाइकर जैकेट, 6 लाख की घड़ी और 10 लाख की ड्रेस। कमाल है। बैग, बेल्ट, घड़ी जैसी चीज़ों का इतना मूल्य, बिल्कुल सही सुना है। और एक बात, इतने महंगे सामान के खरीदार की कमी भी नहीं है, क्योंकि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी दुनिया की टॉप फैशनेबल ब्रांड बन चुकी है। इस ब्रांड के सामान का उपयोग करने के बाद गजब की फीलिंग आती है। यदि आप फैशन के थोड़े भी शौकीन हैं तो आपने जरूर अंदाज लगा लिया होगा कि आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गुची है वो कंपनी जो आज दुनिया की एक जबरदस्त फैशनेबल ब्रांड बन चुकी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट ने इस तरह धूम मचा रखी है कि कोई मॉडल तो क्या, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने की चाहत रखते हैं। आखिरकार गुची के उत्पाद में ऐसा विशेष क्या है जो इतने महंगे होने के बावजूद भी पूरी दुनिया के बाजारों में अपना दबदबा बना रखा है, जबकि इसके प्रोडक्ट के दाम आम लोगों से कतई बस की बात नहीं है। इस वीडियो में हम गुची की एक साधारण कंपनी से लेकर फैशन आइकॉनिक ब्रांड बनने तक के सफर को पूरा करने वाले हैं। पूरे वीडियो तक जरूर बने रहिए। शुरुआत करते हैं। डबल जी वाला लोगो, आकर्षक डिजाइन और फैशन के बाजार में अपना लोहा मनवा लिए। गुची के सामान तो महंगे हैं ही, और एक खास बात, इसने अपने प्रोडक्ट बिक्री की रणनीति धारा के विपरीत चलने वाली बनाई है। इस कंपनी के मार्केट आम लोगों की नहीं है, बल्कि खास लोगों की है। यानी जो जितना भुगतान करने को तैयार है, गुची उनसे उतना ले लेता है। गुची प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट के उत्पादन में स्पेशलिस्ट बन चुका है। ये ब्रांड इंटरनेशनल रिटेल केयरिंग का हिस्सा है। लुइस वॉटन के बाद गुच्ची पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड बन चुका है। पूरी दुनिया में तकरीबन 600 स्टोर चेन और ऑनलाइन सेल्स के बलबूते गुची ने साल 2023 में $18 बिलियन से अधिक का कारोबार किया है। साल 1998 में गुची ने जींस को दुनिया में सबसे महंगे जींस होने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शुमार किया था, जिसका मूल्य $3,134 कैनेडियन थी। तभी तो बड़े शान से गुची ने अपना टैग लाइन बनाया है, गुणवत्ता लंबे वक्त तक याद रखी जाती है, लेकिन दाम भुला दिया जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के सेलिब्रिटी गुची के दीवाने हैं। हिंदुस्तानी सुपरस्टार भी इसके अछूते नहीं हैं। गुची की दीवानगी का ये परिणाम है कि मशहूर विदेशी रैपर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे गुची के किसी स्टोर में दफना दिया जाए। हॉलीवुड एक्ट्रेस ग्रेस केली का रेशमी स्कार्फ, भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति के वाइफ जैक कैडनी को सोल्जर बैग और इसकी पॉपुलैरिटी की कहानी बयां करती है। वहीं रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी जैसे भारतीय सुपरस्टार भी इस ब्रांड को बहुत अधिक पसंद करते हैं। एक कहावत है कि रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया था। गुची को एक ग्लोबल फैशनेबल ब्रांड बनना इस कहावत पर खरे उतरने जैसा है, क्योंकि ये मुकाम हासिल करने के लिए गुची को कई वर्ष लग गए। गुची नाम की एक साधारण से व्यक्ति ने साल 1921 में इस कंपनी की नींव रखी थी। गुची साल 1881 में इटली के फ्लोरेंस में पैदा हुए थे। इटली से एक साधारण कारीगर परिवार में पैदा हुए गुची ने 23 साल के होते ही निर्णय ले लिया था कि उनको बिजनेस करना है। हालांकि उनके पिताजी इनके निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। व्यापार की शुरुआत में
इन्हें काफ़ी घाटा झेलना पड़ा क्योंकि इस समय इन्हें बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं था। यही वजह था गुची इन्हें व्यापार में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि ये भयंकर कर्ज में चले गए और फिर इन्हें अपना व्यापार बंद करना पड़ा। स्थितियाँ कुछ ऐसी आन पड़ी कि इन्हें अपना पेट भरने के लिए एक होटल में जॉब शुरू करनी पड़ी। लंदन के लग्जरी सेवाएं होटल में लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम करने लगे थे और यही से परोक्ष रूप से गुच्ची की काल्पनिक नींव पड़ने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ये यहाँ बड़े बड़े सूखदारों का पहुंचना होता था। इसी होटल में विंस्टन चर्चिल और मर्लिन मुनरो जैसे शानदार हस्तियों का आना जाना होता था। ये अमीर लोग कभी अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर इस होटल में आया करते थे। इनसे फेमस हस्तियों के पहनावे को देखकर गुची के मन में अपना ब्रांड बनाने का विचार आया था। आगे चलकर इन्होंने इन्हीं डिजाइनर कपड़ों को अपना आधार बनाया। 10 वर्षों तक इस होटल में जॉब करने के बाद गुची को इस होटल से निकाल दिया गया और इसी के बाद इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की और इटली चले गए। साल 1921 में इन्होंने गुचियो कंपनी की शुरुआत की। अपनी कंपनी की शुरुआत उत्पाद में घुड़सवारों के लिए सामान और सूटकेस बनाते थे। बाद में इन्होंने बांस के हैंडल वाले हैंडबैग और जूते भी बनाना शुरू किया, जो आज भी इस कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट में शामिल है। साल 1937 तक आते गुचियो कंपनी का कारोबार विदेशों में भी फैल गया। साल 1953 में गुची ने इस संसार को अलविदा कह दिया। गुची की पत्नी एक अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी। दोनों के 4 बेटे थे, जिसके नाम वास्को गुची, एल्दो गुची, यूगो गुची और रोडोल्फो गुची था। गुची के देहांत के बाद एल्दो ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में लिया और कंपनी का परचम इंटरनेशनल लेवल पर लहरा दिया। एल्दो के नेतृत्व में कंपनी का पहला विदेशी स्टोर अमेरिका न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में खुला। इधर इनकी छोटी सी वर्कशॉप अब फैक्ट्री बन चुकी थी, जिसके बाद और भी उत्पाद जैसे दस्ताने भी बनाए जाने लगे। शुरुआती दौर में रोडोल्फो ने अभिनय को अपना करियर बनाने के लिए सोचा, परंतु जल्दी ही अपनी कंपनी के हिस्सेदारी में हाथ बंटाने का निर्णय ले लिया। समय बीतता गया। समय बीतने के बाद गुची स्टोर की संख्या और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती चली गई। साल 1960 में गुची ने पूर्वी क्षेत्र जितना भी है और विस्तार को और भी जितना देश पूर्वी क्षेत्र के देश हैं उसमें अपना विस्तार शुरू कर दिया, जिसके तहत इन्होंने टोक्यो और हांगकांग में भी अपना स्टोर्स खोल दिया। गुची कंपनी के शेयर में एल्दो और रोडोल्फो दोनों भाई बराबर के हिस्सेदार थे, परंतु कंपनी में अभी तक रोडोल्फो का योगदान एल्दो के अपेक्षा कम ही था। इसके बाद इसी समय गुची ने अपने सुप्रसिद्ध लोगो को डबल जी का जन्म दिया। अभी इस ब्रांड का प्रतीक बना हुआ था। साल 1980 तक गुची विश्व की प्रभावशाली फैशन कंपनियां बन गई। अपनी कामयाबी को देखते हुए गुची ने फैसला किया कि अब कंपनी की साझेदारी आम जनता को शुमार करने का समय आ गया और इसके लिए कंपनी ने खुद को एमएक्स और NYSE में लिस्ट करवा दिया। कंपनी अपने शेयर की कीमत $22 निर्धारित किया था। गुची की अर्थनीति, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कुशल नीतिपूर्ण से बिजनेस के लिए यूरोपियन बिजनेस फेडरेशन की तरफ से कंपनी को यूरोपियन कंपनी ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। गुची ने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपने कारोबार का विस्तार किया। इसी क्रम में इसने अमेरिकन मोटर्स कॉरपोरेशन, जनरल मोटर और फोर्ड के साथ समझौते किए। साल 1972 और 73 में पहली बार गुची ने अमेरिका कार के इंटीरियर और का डिजाइन किया।
1970 और 80 के में जनरल मोटर की तरफ से कैडिलैक सिविल कार के लॉन्च किया गया, जिसकी इंटीरियर में लोगो जो लगा हुआ था हेडलाइन में, हेड पर गुची के ही प्रतीक चिन्ह लगाया गया था। साथ ही इस कार के छत को विनाइल ने बनाया गया था, जिस पर गुची का डबल जी लोगो लगाया गया था। इतना ही नहीं, इसके साथ गुची लगेज का पूरा सेट भी दिया गया था। सिर्फ कमाई ही नहीं, गुची सामाजिक सेवा भी करता आ रहा है। साल 2005 में गुची ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी कर लिया। इसके तहत कंपनी अपने उत्पाद से कमाए हुए धन को कुछ भाग यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड में दान करती आ रही है। गुची ने 5 साल में तकरीबन 70 करोड़ की धनराशि यूनिसेफ को दिया। इस धनराशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अनाथा और HIV से पीड़ित बच्चों के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए गए। गुची की सफलता की सबसे बड़ी और कड़ी उसकी स्ट्रेटेजिक थी। बिजनेस के हर क्लास में ये बड़ी बारीकी से काम करती थी, फिर चाहे टारगेट ग्राहक हो, सेल्स टीम हो, डिजाइनर टीम हो, सभी के कदम ताल एक होने से गुची कामयाब हो सकी। इसके लिए गुची ने सबसे पहली रणनीति बनाई थी, सभी कस्टमर को टारगेट ना करे बल्कि उन चुनिंदा ग्राहकों को टारगेट करे जिसकी क्लास हाई हो, जिसका टेस्ट बेहतरीन हो और सबसे बड़ी बात तो वो मजबूत आर्थिक बैकग्राउंड वाले हो। अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट लॉन्च, शो और ट्रेडमार्क के बलबूते काफ़ी महंगे होने के बाद भी गुची के प्रोडक्ट की मांग दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही रही। इतना ही नहीं, गुची अपने मटेरियल की गुणवत्ता और विशेष ध्यान रखती है, जिसके कारण उसके प्रोडक्ट काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। और तो और इनके प्रोडक्ट करंट फैशन ट्रेंड में केवल मैच करते हैं बल्कि फैशन ट्रेंड ही बन जाते हैं। अपनी क्रिएटिव ब्रांड को ऊंचे वर्गों तक फेमस करने के लिए गुची ने एक अलग तरीके भी अपनाया, जो कि आज पूरी दुनिया में चलन है। गुची ने सेलिब्रिटीज़ को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाना शुरू किया। ग्रेस केली का गुची का स्कार्फ पहनना इस स्ट्रेटेजिक का भी एक भाग था। कामयाबी की ऊंची उड़ान के बाद गुची को अंधेरी गलियों में भी भटकना पड़ा। चरम पे पहुंचने के बाद गुची को संकट का सामना भी करना पड़ा, जिसके कई कारण थे। उसके मुख्य कारण था फैमिली के भीतर कला और बिजनेस संबंधित लिए गए चंद गलत निर्णय। इन सब की वजह से गुची एक दफ़ा दिवालियापन के कगार पे भी पहुंच गई थी। साल 1979 में गुची एसेसरीज कलेक्शन यानी जैक को स्थापित किया था, जिसमें उत्पाद के दाम काफ़ी कम थे। ऐसे में जैक तो चली गई, लेकिन गुची की बर्बादी की एक वजह भी बनी, क्योंकि चीज़ें सस्ती होने के कारण फैशनेबल ग्राहक के बीच इसकी वैल्यू कम होने लगी। 1980 के दशक में गुची ने अपना आकर्षण पूरी तरह से खो दिया। अब ये सड़कों पर बिकने वाला एक वाहियात प्रोडक्ट बन चुका था। इधर मार्केट में इसकी जीरो से नकल भी हो रही थी, और जिसके कारण इसकी वैल्यू को और भी चोट पहुंचाने लगी। उधर पारिवारिक लड़ाई की समाप्ति होने के बजाय मामला खुलेआम मारपीट तक पहुंच चुका था, और इन घटनाओं को परस्पर एक साथ घटित होना गुची के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। 1990 के दशक के शुरू के सालों में कंपनी जिन हालातों से गुजरी थी, इसके इतिहास का सबसे बड़ा दौर था। फिर गुची के तत्कालीन मालिक रोडोल्फो की मौत के बाद कंपनी को झटका तो लगा, लेकिन कंपनी को संभालने का मौका भी मिला, क्योंकि रोडोल्फो ने अपने हिस्से 50% अपने बेटे के नाम कर दिया। इसके बाद मुरिजो गुची ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने काबू में करने के लिए रणनीति बनाई। इसके तहत उसने अपने चचेरे भाई के साथ गठबंधन कर डाला और नीदरलैंड में लाइसेंसिंग विभाग को स्थापित किया। अब तक फैमिली की बाकी सदस्य ने गुची को छोड़ दिया। मॉरिजियो गुची ने कंपनी की ऊंची उड़ान देने के लिए बाहरी प्रतिभाओं की मदद ली। इसी के तहत
1994 में टॉम फोर्ड को गुची को नया क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया गया। इसके बाद एक बार फिर गुची अपने रास्ते पर लौटने लगा। तो देखो कैसे शुरुआती दौर में आम जनता की साझेदारी से गुची ने अपने आप को स्थापित किया और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज ये बन गई है दुनिया का सबसे अधिक फैशनेबल आइकॉनिक कंपनियां। कैसी लगी आपको गुची की सफलता की ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको गुची की कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्त और रिश्तेदार के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। सभी का जीवन खुशहाल से भरा रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।